अच्छा ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सीडीएनए हम फॉर्म कर रहे होते हैं, ये सीडीएनए हम स्टेबल करने के लिए फॉर्म कर रहे होते हैं। जब हम ये सीडीएनए फॉर्म कर लेते हैं तो ये सीडीएनए बेसिकली जब हम इसको हमें एम्पलीफाई करना होता है। अब देखो, जब हमें सीक्वेंसिंग करनी होती है, सीक्वेंसिंग करने से पहले भी सीक्वेंसिंग की रिएक्शन में भी पीसीआर शामिल है, यानी जीन की कॉपी बनाना शामिल है। अगर जीन की कॉपी नहीं बनेगी तो सीक्वेंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो, सेंगर सीक्वेंसिंग के अंदर भी क्या हो रहा होता था, पीछे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स फॉर्म हो रहे होते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ ये देख लो कि ये जो सीडीएनए फॉर्म हो रहा है, ये सीडीएनए इटसेल्फ जो फॉर्म हो रहा है, ये सीडीएनए, बेटा पूछो हबीबा, क्या पूछना है, पूछो बेटा पूछो, माइक ऑन करके पूछो हबीबा। सर सर ये कह रही है, वो जानिस को आप क्लास में ले लें, वो कह रही है। किसको ले लें? जानिस को। बेटा मैंने सबको तो ले लिया। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है, ले लिया क्लास में। अच्छा, बेसिकली ये जो टैग्स होते हैं, ये जो सीक्वेंसेस होते हैं स्पेसिफिक, दोनों एंड पे जो होते हैं सीडीएनए के, हम इसे कह रहे होते हैं ईएसटीज, ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। मैंने बताया कि ये जो ईएसटीज होते हैं, इनका इनका जो है वो सेपरेट इनके डेटाबेसेस होते हैं, तो इनकी सेपरेट सबमिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब देखो, होता क्या है कि जब मल्टीपल इंफॉर्मेशन रेपिटेटिव मैनर के अंदर सबमिट होती है डेटाबेसेस पे, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि जो यूजर होता है, जो भी यूजर जब वो जाएगा प्राइमरी डेटाबेसेस के ऊपर, तो उन यूजर्स के साथ जाके होगा ये कि ये यूजर जो हैं, ये यूजर मल्टीपल इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। क्या मतलब, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो मासिव इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। भाई देखो, एक ही जीन की मल्टीपल एंट्रीज मौजूद हैं, तो अब जो यूजर है वो, उसके लिए काफी मुश्किल होगा कि ये प्राइमरी डेटाबेस पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन को रिफाइन करे, ठीक है, ढूंढे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक से ज्यादा एंट्रीज है। अब अगर 100 लैब ने उस पर काम किया, तो अब 100 के 100 ने उस पर डेटा सबमिट किया हुआ है। तो अब अगर कोई दूसरा यूजर जाता है, वो इन्फॉर्मेशन देखता है, तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि वो जाके 100 की 100 एंट्रीज में देखे, हालांकि 100 की 100 ने जो सीक्वेंस किया है वो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, ओनली द नेम्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये रिडंडेंसी एक बहुत बड़ा इशू है, जो है ना वो डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिडंडेंसी को कंट्रोल नहीं किया गया है, ओवरकम नहीं किया गया है। इनिशियली जब डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, और जब ये सर्वर्स फॉर्म किए गए थे इसके लिए, डेटा प्राइमरी डेटाबेसेस के लिए और सेकेंडरी डेटाबेसेस के लिए, ताकि इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव किया जा सके, तो उसके बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन को, जो सबसे बड़ा उस वक्त भी जो सबसे बड़ा इशू था वो रिडंडेंसी था। तो अब एनसीबीआई ने, बेसिकली एनसीबीआई जो है वो नेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये बेसिकली यूएस का जो है ना वो इदारा है, यूएस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में, जो एनआईएच, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ये उसके उसके अंडर में ये इदारा आता है। बेसिकली एनसीबीआई जो है ना एक बहुत बड़ा, कह लो कि इज अ जॉइंट है डेटाबेसेस का। एनसीबीआई के अंडर में बहुत सारे डेटाबेसेस आते हैं, ठीक है, यानी एनसीबीआई इटसेल्फ बहुत सारे डेटाबेसेस को हार्वर किया हुआ है, उसके अंडर में बहुत सारे डेटाबेसेस आते हैं। लेट मी शो यू हियर, अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ। अगर देखो तो ये तुम एनसीबीआई लिखोगे गूगल पे जाके, फिर तुम्हें ये तुम्हारे सामने पेज एनसीबीआई का जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर तुम एनसीबीआई के देखो, तो ये एनसीबीआई इटसेल्फ इज अ जॉइंट डेटा, इटसेल्फ इज जॉइंट है, यानी समझ लो कि इसके अंडर में कई कई 100 डेटाबेसेस आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखोगे तो बेसिकली ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट इसको रन कर रही होती है, ठीक है। और ये बेसिकली कह लो कि इज एन अथॉरिटी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। एनसीबीआई जो है ना एक अथॉरिटी है, ठीक है ना, जैसे हर फील्ड के अंदर एक अथॉरिटी होती है, इस तरह से जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है उसके अंदर एनसीबीआई इटसेल्फ एक लार्ज अथॉरिटी है, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब ये देखो, ऑल डेटाबेसेस, इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, ठीक है। अब इसमें अब अकॉर्डिंग टू योर नीड इन्होंने क्या किया है, मल्टीपल डेटाबेसेस यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। जीन के नाम से भी हम इसको देखेंगे, जीन बैंक को देखेंगे, जीनोम को हम देखेंगे, ये देखो जीनोम का अलग सीक्वेंस डेटाबेस है, प्रोटीन का अलग बनाया हुआ है, पबमेड क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। स्निप्स का अलग डेटाबेस है, अगर तुम देखो
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रोटीन के उनका अलग डेटाबेस है, डिफरेंट टूल किट्स हैं। तो ये मल्टीपल इन्होंने एनसीबीआई के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं और मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एनसीबीआई ने क्या किया, एनसीबीआई ने इस मसले को हल करने के लिए किया क्या, उन्होंने क्या किया, ये जो मल्टीपल एंट्रीज थी, ये जो रैपिटेटिव एंट्रीज थी, ये जो रिडंडेंसी थी इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन की फॉर्म में जो रेपिटेशन थी, चाहे वो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो लिटरेचर हो या कोई भी चीज़ हो, तो इन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने एक और डेटाबेस फॉर्म किया जिसका नाम इन्होंने लिखा रेफसिक, ठीक है, रेफरेंस सीक्वेंस। एक डेटाबेस इन्होंने फॉर्म किया जिसे हम नॉन रिडंडेंट डेटाबेस कहते हैं। क्या मतलब है इस डेटाबेस का, इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, इस रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए फर्दर एक डेटाबेस बना दिया जिसको इन्होंने लिखा रेफसिक का नाम दिया, ठीक है। अब रेफसिक डेटाबेस का काम क्या है, वो क्या करता है, वो देखता है रैपिटेटिव एंट्रीज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, तो वो रैपिटेटिव एंट्रीज को क्या कर देता है, मर्ज करके एक सिंगल एंट्री बना देता है, ठीक है। अब एक ही सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन मल्टीपल डेटाबेसेस में मौजूद है, तो वो करेगा क्या, ये एक ही डेटाबेस में मल्टीपल जगह पर मौजूद है, मल्टीपल नेम से मौजूद है, तो रेफसिक का काम क्या होता है, इस डेटाबेस का काम क्या होता है, इन्होंने क्या किया, इसका काम ये किया कि ये क्या करता है, तमाम आइडेंटिकल सीक्वेंसेस की, जो भी ऑर्गेनिजम्स की सीक्वेंसेस हैं, उनकी तमाम की एंट्रीज को एक सिंगल एंट्री बनाकर मर्ज करके, ठीक है, इनको मर्ज कर देता है और मर्ज करने के बाद उनको एक सिंगल एंट्री शो करता है। यानी अब इससे पहले अगर तुम देखो तो प्राइमरी डेटाबेसेस पे जब तुम कोई जीन सर्च करते थे तो तुम्हें 100 उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते थे, लेकिन अब अगर तुम पर्टिकुलर नेम लिख के जीन का सर्च करोगे तो तुम्हें एक ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअली इन्होंने, एनसीबीआई ने क्या किया, इस रिडंडेंसी के इशू को ओवरकम किया रेफसिक के थ्रू। रेफसिक एक डेटाबेस इन्होंने फॉर्म किया, उस डेटाबेस का काम क्या था, वो देखता था कि तमाम कहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मौजूद हैं, वो जाके उन मल्टीपल एंट्रीज को, तुम इसको डेटाबेस कह लो या इसको एक टूल कह लो, क्योंकि टूल इन्होंने जनरेट किया, वो क्या करता था, मल्टीपल एंट्रीज को जाके एक सिंगल एंट्री बनाता था, एक मर्ज करता था, और मर्ज करने के बाद उनको एक सिंगल एंट्री करके शो करता था, ठीक है। तो अब जब तुम अभी हम जब आगे थोड़ा लैब्स देखेंगे इसके अंदर के कैसे करते हैं, तो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो देखना वहां पे हर सीक्वेंस के साथ वहां पे छोटा सा लिखा होगा रेफसिक, ठीक है। अब रेफसिक क्या होगा, बेसिकली रेफसिक इटसेल्फ जो है ना, हाँ पूछो बेटा, तला पूछो, माइक ऑन करो, ऑन करो माइक, तला पूछो सवाल क्या। सर रेपिटेटिव एंट्री डेटाबेस दोबारा बता दें। रेपिटेटिव एंट्री डेटाबेस मैंने भी बताया ना कि देखो, जो रिडंडेंसी है उसे कहते हैं रेपिटेटिव, मतलब अननेसेसरी रेपिटेशंस। रेपिटेटिव एंट्री से मुराद ये है कि एक चीज पे अगर आप एक स्पीशी पे काम कर रहे हो, एक सीक्वेंस पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग उस पर काम नहीं कर रहे। हो सकता है आपके आप सिर्फ इक्वल आई की, आप एक स्पेसिफिक इक्वल आई की स्ट्रेन है, फॉर एग्जांपल ए बी एक्स वाई जी को इक्वल आई की स्ट्रेन है, इस पे आप काम कर रहे हो, आप उसको सीक्वेंस कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अलावा दुनिया में कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब वो जब उस पर काम कर रहे थे तो वो भी तो उसकी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे ना डेटाबेस में। जब उसकी इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो डेटाबेसेस में अब 100 लोगों ने इक्वल आई की एक्स वाई जी स्पीशी को सीक्वेंस किया और सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर दिया प्राइमरी डेटाबेस पे। अब जब प्राइमरी डेटाबेस पे इस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करोगे तो उसके नतीजे में होगा क्या, होगा ये कि वहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज फॉर्म हो जाएंगी। अब अगर एक यूजर जाता है, एक दूसरा बंदा जाता है, एक साइंटिस्ट जाता है, वो जाता है, वो भी देखना चाहता है कि इक्वल आई की एक्स वाई जी जो स्ट्रेन है उसका जीनोम सीक्वेंस क्या है। अब वो जाके जैसे ही लिखेगा इक्वल आई एक्स वाई जी तो वहाँ उसको 100 एंट्रीज मिल रही होंगी। इज वेरी कंफ्यूजिंग। उसको कैसे पता है कि इसमें से कौन सी वाली करेक्ट है, कौन सी वाली करेक्ट नहीं है, और एक्चुअली वो जो ढूंढ रहा है वो कौन सी इनमें से, ठीक है। तो ये इसे रिडंडेंसी कहते हैं, इसे अननेसेसरी रेपिटेशन कहते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए एनसीबीआई ने क्या किया, एक टूल क्रिएट कर दिया, एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया जिसे हम रेफसिक का नाम देते हैं। रेफसिक का काम क्या होता है, रेफसिक करता क्या है, वो ये देखता है कि सीक्वेंसेस कौन कौन से आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 इक्वल आई की एक्स वाई जी एक एंट्री ये रही, इक्वल आएगी एक्स वाई जी स्ट्रेन की, दूसरी एंट्री ये रही, तीसरी एंट्री ये रही, चौथी एंट्री ये रही। वो क्या करेगा, इनके नेम पे नहीं जाएगा, इनके सीक्वेंसेस को मैच करेगा। अगर इन सबके सीक्वेंसेस मैच हो रहे हैं, इनके सबके सीक्वेंसेस आइडेंटिकल हैं, तो वो क्या करेगा, इन तमाम के तमाम सीक्वेंसेस को जो आइडेंटिकल हैं उन सीक्वेंसेस को जो है वो क्या करेगा, वो मर्ज करेगा, ठीक है, उनको मर्ज करेगा
और मर्ज करने के बाद उनको क्या करेगा, एक एंट्री जो है वो बना देगा, मतलब सिंगल एंट्री बना देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या होते हैं, रेफसिक या रेफरेंस सीक्वेंस बेसिकली, इसका अगर फुल फॉर्म है तो वो बेसिकली रेफरेंस सीक्वेंस, लेकिन ये लिखा इसी तरह से होता है जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ REF-SEQ। यानी जब हम जब अभी सर्चिंग करेंगे, तुम देखना जब हम कोई भी जीन की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, जीनोम की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो हमें वहां नजर आएगा लिखा हुआ कोने पे REF-SEQ। इसका मतलब ये इटसेल्फ ये स्टैंडर्ड बन गया है। रेफसिक का मतलब ये होगा कि ये जो एंट्री तुम्हारे पास नजर आ रही है ये ऑलरेडी रिफाइंड है। क्या मतलब है कि ये REF6 से आई है। इसका मतलब है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने किसी भी स्ट्रेन की मौजूद है, चाहे वो जीन की हो, चाहे वो जीनोम की हो, चाहे वो CDNA की हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है वो तमाम की तमाम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसमें किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। यानी समझ लो कि ये एक तरह का सिंबल बन गया स्टैंडर्ड का, REF6। ठीक है, तो इसको क्यों उन्होंने फॉर्मुलेट किया, इन्होंने जस्ट इस रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए फॉर्म किया। ठीक है, अच्छा ये दूसरा एक इशू ये था, एक और जो है वो बहुत ज्यादा इशू था, वो जीन नेमिंग के ऊपर था। जीन नेमिंग का क्या मतलब है, मैंने अभी पहले भी बताया कि मल्टीपल सेम जीन्स हैं। ठीक है, वो आपने कोई पर्टिकुलर जीन, अब मैंने कहा देखो जीन जीनोम, एक तो थी जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा जीनोम, अगर ह्यूमन की बात कर रहा हूँ तो 3.3 बिलियन बेस पेयर्स, ये हो गया कंप्लीट जीनोम। ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। लेकिन देखो अगर तुम 3.3 बिलियन बेस पेयर्स को देखो तो भाई इस 3.3 बिलियन बेस पेयर्स में से हार्डली 20 से 25,000 जीन है, 20 से 25,000 जीन्स है, यानी बनता है 2 से 3%। अब ये जो 2 से 3% है, मैं बजाय इसके कि जीनोम सीक्वेंसिंग करूं, तो मैं अगर ये चाहूँ कि जी मुझे सिर्फ जो है वो जीन्स की सीक्वेंसिंग मिल जाए, कि भाई इसमें जीन जो है वो जीन्स कौन कौन सी, मुझे खाली उनके सीक्वेंसेस बता दो। ठीक है, तो इसको बेसिकली कहते हैं एक्सॉन सीक्वेंसिंग। ठीक है, EXON, एक्सॉन जो होता है ना, इंट्रॉन एक्सॉन, इसको हम कह रहे होते हैं एक्सॉन सीक्वेंसिंग। ठीक है, एक्सॉन सीक्वेंसिंग का फायदा क्या होगा कि अब तुम्हारी 98% से जान छूटी, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है एक्सॉन सीक्वेंसिंग की, वो टोटल सारी इन्फॉर्मेशन किसकी है, वो जीन्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, जब मल्टीपल लोग एक्सॉन सीक्वेंसिंग करते हैं तो ये एक्सॉन सीक्वेंसिंग के नतीजे में जब वो इन्फॉर्मेशन इसकी जीन की इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं डेटाबेसेस पे, प्राइमरी डेटाबेसेस पे, तो वहां पर भी मल्टीपल एंट्रीज बन जाती हैं। क्यों, बाज दफा आप जो नेम सोच रहे होते हैं वो दूसरे ने कुछ और नाम सोचा होता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी, मैंने कहा माउस एलजीआर 5। ठीक है, और दूसरे ने जो है अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ने अगर माउस एलजीआर 5 लिखा हुआ है, मैंने माउस एलजीआर 5 mRNA लिख दिया। ठीक है, अब वही जीन की इन्फॉर्मेशन मैंने भी दी है। अब मल्टीपल नेमिंग एंट्रीज बन गई है, जो मल्टीपल नेमिंग एंट्रीज बन गई हैं बेसिकली ये भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं डेटाबेसेस के अंदर। ठीक है, तो इसको भी, इस प्रॉब्लम को भी जो है वो खत्म करने के लिए एनसीबीआई ने क्या किया कि एक बकायदा एक प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया। एक सिस्टम क्या बनाया इन्होंने, क्या किया कि इन मल्टीपल एंट्रीज को खत्म करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। जीन ऑन्टोलॉजी बेसिकली नेमिंग को कहते हैं, जीन नेमिंग को कहते हैं। ऑन्टोलॉजी का जो लफ्ज है वो बेसिकली जीन के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, यानी उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि भाई ये जो मल्टीपल नेमिंग हो गई ना जीन्स की, इसको ओवरकम किया जाए। मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना दिया जाए कि भाई आप जब भी सबमिशन करेंगे तो आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अब कोई भी है, अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसको एक आम सी मिसाल लो तो हम क्या करते हैं, हमें अगर कहीं एडमिशन लेना होता है तो वहाँ उस इदारे का एक एडमिशन क्राइटेरिया होता है, आपको उस एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। अगर आप उस एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपको एडमिट कर लेते हैं, अगर आप उस एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो वो आपको एडमिट नहीं करते। एनसीबीआई ने भी क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने क्या किया, जीन ऑन्टोलॉजी सिस्टम बना दिया, यानी जीन नेमिंग का एक सिस्टम बना दिया कि भाई जब भी आप नेम दोगे ना जीन को तो उसका ये वे होगा। अच्छा, जब ये इन्होंने एक सिस्टम बना दिया जीन ऑन्टोलॉजी का, तो इसका फायदा क्या हुआ, अब जो शख्स भी अपनी जीन की सबमिशन करेगा तो वो एक पर्टिकुलर नेम देगा, यानी एक पर्टिकुलर वे में नेम देगा। अब जब वो एक पर्टिकुलर वे में नेम देगा तो यहाँ पे रैपिटेटिव एंट्रीज फॉर्म ही नहीं होंगी। आप समझ रहे मेरी बात, इससे पहले तो जो जो चाहे अपनी मर्जी से नाम रख के क्या कर देता था, सबमिशन कर देता था। लेकिन एनसीबीआई ने क्या किया, एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बना दिया कि जब आप जीन का नाम देंगे, जब आप सबमिशन करेंगे तो आप सिर्फ जीन का नेम लिखेंगे इटैलिक में, आप सिर्फ लिखेंगे LGR5 इटैलिक में, और आप उसके बाद स्लैश करके उसका स्पेशल लिख देंगे माउस फॉर एग्जांपल,
माउस में अगर आपने आइडेंटिफाई की है, ठीक है, और उसके साथ आप जो है अगर आपने मल्टीपल एक्सॉन्स थे, आपने कोई एक एक्सॉन किया है तो आप एक्सॉन नंबर लिख दें, एक्सॉन 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब ये इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया तो इसका मतलब है कि अब जब एक बंदे ने LGR5/mouse लिख के इंटर सबमिशन कर दी, तो जब दूसरा सबमिट करेगा तो उसको भी इसी नेमिंग को फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एक सिस्टम बना दिया इन्होंने, क्योंकि जब भी आप नाम दोगे तो इस सिस्टम के थ्रू नाम दोगे, जब वो नाम देगा तो ऑटोमेटिकली वो एंट्री वहां पे मौजूद होगी। तो डेटाबेस के लिए बहुत आसान होगा कि आइडेंटिफाई करना कि भाई ये जो नेम है ये दोबारा से इंटर जो किया गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन दोबारा इंटर की गई है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो फर्दर उसको क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को वो देखेगा कि सीक्वेंस आइडेंटिकल है, तो वो उसको क्या कर देगा, वो एक सिंगल एंट्री में मर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, रिडंडेंसी के इशू को ओवरकम करने के लिए इन्होंने रैफसिक बनाया, और नेमिंग के इशू को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, जीन ओंटोलॉजी का सिस्टम जो है वो फॉर्म किया। और भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, वो जब हम एंट्रीज कर रहे होते हैं तो वो टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। जब इन्होंने एक सिस्टम बना दिया जीन ओंटोलॉजी का, तो उसका फायदा ये हुआ कि जो बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक्स के एरर थे वो बहुत हद तक ओवरकम हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो है वो ये जो एनोटेशन के एरर्स होते हैं वही वाली बात है, अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो एनोटेशन अगर गलत होगी, जीन एनोटेशन अगर गलत होगी, जीन की आइडेंटिफिकेशन अगर गलत होगी, तो वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उसकी एक्चुअली लोकेशन है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत होगी तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट कर रही होती, ट्रांसफर हो रही होती। ये वही पॉइंट है जो सेकंड वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल है अगर डेटाबेसेस में, तो बताओ, मैं यहाँ इसको एंड कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। यहाँ तक किसी ने कोई सवाल करना है तो अपना माइक ऑन करके, और तुम लोगों ने, अच्छा हाँ, नहीं ये हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है, मैं समझा रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ठीक है, किसी ने कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी ने कोई सवाल करना है तो पूछ ले, मैं फिर आगे जा रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेसेस से रिलेटेड कोई सवाल है किसी को? यहाँ तक हमने डेटाबेसेस और डेटाबेसेस की टाइप्स और डेटाबेसेस के इंटरकनेक्शंस आपस में, और देन उनके पिटफॉल्स, और उनके पिटफॉल्स को ओवरकम करने के लिए किस क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं, वो तमाम हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ तक किसी ने कोई सवाल करना है तो जल्दी से बता दे, वरना मैं आगे जा रहा हूँ। देखो, एक्सॉन सीक्वेंसिंग का मैंने क्या बताया था, एक्सॉन सीक्वेंसिंग, एक्सॉन ए वाला नहीं है, ई वाला है। ई हमेशा एक्सॉन, तुम लोग शायद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल ही भूल गए हो लॉकडाउन में। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो फर्दर मॉडिफिकेशन से गुजरते हैं। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन होती है जीन्स की यूकैरियोट्स में, तो वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से गुजरते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, उसमें एक स्टेप क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एक स्टेप क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन्स को रिमूव करना और एक्सॉन्स को एक जगह पे एक्यूमुलेट करना, यही होता है ना कि स्टेप उसके अंदर। ठीक है ना, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, याददाश्त शायद वापस आ रही है तुम लोगों की। कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, और क्या होती है, एक्सॉन्स को क्या करना होता है, एक जगह पे इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है, और एक्सॉन्स को क्या करना होता है, वो एक जगह पे कलेक्ट करना होता है। अब ये जो एक्सॉन्स है, अब ये एक्सॉन अगर तुम देखो तो एक्सॉन इटसेल्फ क्या है, एक्सॉन इटसेल्फ जो है वो mRNA है ना, यानी अब जो एक्सॉन है इसने डायरेक्टली जाके ट्रांसलेट होना है, ट्रांसलेट होना है, कहाँ ट्रांसलेट होना है, ट्रांसलेट होना है राइबोसोम पे जाके, और वहां से प्रोटीन बना लेनी है। ठीक है, एक्सॉन सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, अब एक्सॉन सीक्वेंसिंग में करते ये हैं कि डायरेक्टली जब सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं तो सिर्फ जो कोडिंग सेगमेंट्स हैं, यानी कोडिंग जीन्स हैं, जो एक्सॉन्स हैं, उनको सीक्वेंस कर लेते हैं, यानी उनका जो न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर है उसको मालूम कर लेते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली उनका ऑर्डर पता चल गया तो आपके लिए आसान होता है। इसके नतीजे में होता क्या है, देखो, अगर आप 98% माइनस कर दो, ठीक है, 100 में से, तो आपके पास 2% बचता है। अब 2% डेटा को हैंडल करना ज्यादा आसान है या 98% डेटा को हैंडल करना ज्यादा आसान है? ऑफ कोर्स 2% को डेटा को हैंडल करना आसान है। तो 2% लिमिटेड डेटा आपके पास 20 से 25 हजार जीन्स हैं, आपने उसको सीक्वेंस कर लिया। तो ये जो जीन्स की सीक्वेंसिंग हो रही है ना, सिर्फ जीन्स की सीक्वेंसिंग हो रही है, इसे एक्सॉन सीक्वेंसिंग कहते हैं।
यानी जो कोडिंग सेगमेंट, हम जिसे कोडिंग सेगमेंट कहते हैं, कोडिंग सेगमेंट की सीक्वेंसिंग को हम क्या कह रहे होते हैं, वो एक्सॉन सीक्वेंसिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और कोई सवाल है तो बताओ, यहाँ तक कोई और सवाल है बेटा तो बता दो। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ऑल क्लियर। ठीक है, सब सर पे से चला गया, चलो सही है, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली हमारा वो है सीक्वेंस अलाइनमेंट का, कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है। ठीक है, सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली क्या होती है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ये थोड़ा सा तुम लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इजी करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है इससे, डेटाबेसिस से, और ये अलाइनमेंट कहाँ से आ गई। तो अब तुम्हें थोड़ा सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स से पता चलेगा कि किस तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली इज ऑल अबाउट एनालिसिस है, मतलब कि आपने डीएनए सीक्वेंस कर लिया, आपने जीनोम सीक्वेंस कर लिया, आपने एक्सॉन सीक्वेंसिंग कर ली, आपने डिफरेंट जीन सीक्वेंस कर लिए। अब सीक्वेंस करने के बाद उन सीक्वेंस का करोगे क्या, उसको एनालाइज कैसे करोगे। ठीक है, तो सीक्वेंस अलाइनमेंट इज ऑल अबाउट एनालिसिस क्या है। ठीक है, इज अ मतलब एक टाइप है एनालिसिस की ना, तो मैं भी इसको डिटेल में बताता हूँ कि होती क्या है अलाइनमेंट। लेकिन अलाइनमेंट को पढ़ाने से पहले थोड़ी सी दो तीन बातें जो है वो मैं रिकॉल कर दूं। थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं पुराने हैं, तुम लोगों को पहले से पता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं रिवाइज कर दूं कि ताकि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए कि जब हम प्रोटीन्स की जब भी बात करते हैं तो हमें पता होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, यानी ये जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है वो अमाइनो एसिड बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, प्रोटीन्स का। अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिकली अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती हैं। अब अमाइनो एसिड अगर तुम देखो तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, तो अमाइनो एसिड में तुम्हें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली यही एटम्स होते हैं जो अमाइनो एसिड्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात तो ये हो गई कि प्रोटीन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। दूसरी बात ये है कि जो भी प्रोटीन होती है वो जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, चाहे वो इंसुलिन बना रही हो, चाहे वो मायोग्लोबिन बना रही हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन बना रही हो, चाहे वो और कोई प्रोटीन बना रही हो, वो तमाम की तमाम जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें अमाइनो एसिड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर वे में अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे होते हैं तो प्रोटीन बन रही होती है। ये बात समझ में आई कि जो प्रोटीन होती है वो बेसिकली उसमें जो अमाइनो एसिड का ऑर्डर होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है ना, यही बात होती थी ना ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन में, वो जो ट्रिपल कोड था वो यही था ना, कि वो बेसिकली इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आगे लग रहा है। यानी जो प्रोटीन को अगर तुम देखो तो अमाइनो एसिड का ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन करने के लिए इनका ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर मैं कहूँ कि इंसुलिन है, तो मैं अगर इंसुलिन को ओपनली अगर उसको लिखूं कि इसमें कितने ग्लाइसिन है, कितने एलानिन है, कितने टायरोसिन है, तो अगर मैं इंसुलिन को लिखूं तो बेसिकली मैं कहूंगा कि भाई इंसुलिन इटसेल्फ 30 ग्लाइसिन पर, 44 एलानिन्स पे, 5 टायरोसिन पर और 14 ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है। ठीक है ना, इसका मतलब है ये है इंसुलिन, यानी इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर में 30 ग्लाइसिन लगे हुए हैं, 44 एलानिन लगे हुए हैं, 5 टायरोसिन लगे हुए हैं, 14 ग्लूटामाइन लगे हुए हैं, तो इंसुलिन फॉर्म हो रही है। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है ना, ये जो अमाइनो एसिड्स का ऑर्डर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो कंपोजिशन है अमाइनो एसिड्स की, ये जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इनकी जो लिंकेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, ये बातें, दो बातें समझ में आ गई।
प्रोटीन अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। अमीनो एसिड्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना बड़ा जरूरी है किसी भी प्रोटीन को फंक्शनल करने के लिए। अच्छा जी, तीसरी बात अमीनो एसिड के बारे में। अच्छा, अब अगर इंसुलिन को देखो तो इंसुलिन सबसे पहले तुम्हें याद होगा, जब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा था इन्फॉर्मेटिक्स में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो सीक्वेंस किया गया था वो प्रोटीन में इंसुलिन को किया गया था, और सैंगर ने इसको इंसुलिन को सीक्वेंस किया था। और उस वक्त पता चला था कि जी ये जो इंसुलिन है बेसिकली ये 110 रेसिड्यूज पर मुश्तमिल होती है। ठीक है। तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था कि तुम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि हम अमाइनो एसिड जितने भी होते हैं, जो टोटल एक्चुअली जो मेजर अमाइनो एसिड्स है वो तो 20 अमाइनो एसिड्स है मेजर। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, इसको जो आईयूपैक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, जो आईयूपैक बेसिकली इदारा है जो जो कोडिंग करता है, बेसिकली जो कह लो कि नेमिंग करता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की, उसने क्या किया था कि उसने तमाम अमाइनो एसिड को एक सिंगल लेटर कोड दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तुम ध्यान में रखना कि हर प्रोटीन का एक सिंगल लेटर कोड होता है। फॉर एग्जांपल एलानिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो ए है, इस तरह आर्जिनिन का जो सिंगल लेटर कोड है वो आर है, इस तरह से एस्पेराजिन है उसका एन है, और इस तरह से प्रोलीन है उसका एफ है। तमाम 20 के 20 अमाइनो एसिड का एक सिंगल लेटर कोड है। ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर तुम इससे पहले वाले इसमें देखो तो ये जो तुम्हें इंसुलिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये बेसिकली सिंगल लेटर कोड पर मुश्तमिल है। ये बात समझ में आ गई? ये बेसिकली सिंगल लेटर कोड नजर आ रहा है, यानी एम बेसिकली, एम यहाँ पे क्या है वो मैथ्योनिन है। ठीक है। इसी तरह से ए क्या है, एलानिन है। यानी ये जो इस तरह से तुम्हें अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, कैपिटल के अंदर तुम्हें ये जो लेटर नजर आ रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमाइनो एसिड को। और ये बेसिकली आयोपैक जो है, आयोपैक ने बेसिकली ये नेम इनको क्या किया हुआ, डिजिग्नेट किया हुआ है। सही। तो ये तीन बातें आप ध्यान में रखना अपने। प्रोटीन अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है, अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है, और इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो इसको लेटर कोड के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा होता है। सही है। यानी ये इस तरह से तुम्हें, यानी जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट, वहाँ भी सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ेंगे तो तुम देखना बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें इस तरह से लिखे हुए नजर आएंगे। जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर लिखे होंगे, जब प्रोटीन का सीक्वेंस लिखा होगा तो वो इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है। वो एडेनिन, एलानिन, गुआनिन, साइटोसिन ने लिखा होगा, वो इस तरह से लिखा होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया कि ये लेटर कोड याद रखो कि जी इनके स्पेसिफिक लेटर कोड होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये तो प्रोटीन के बारे में याद रखने की बात है। डीएनए के बारे में भी ये सारी बातें तुम्हें पहले से बताएं, लेकिन मैं रिकॉल कराने के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आगे तुम्हें अलाइनमेंट का समझ में आ जाए, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस अलाइनमेंट का। अब देखो, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में एज कम्पेयर टू प्रोटीन वहाँ 20 अमाइनो एसिड्स थे। अब डीएनए का जो मॉलिक्यूल है इटसेल्फ, जिससे हम कह रहे होते हैं जी जो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो बेसिकली डीएनए बना रही होती है इटसेल्फ, ये चार होती हैं, बहुत अच्छी तरह से पता है। ये जो चारों न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये बेसिकली पूरे डीएनए का मॉलिक्यूल बना रही होती है। इनमें जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, वो है इनकी बेसिकली 5 प्राइम और 3 प्राइम बॉन्डिंग। ठीक है। यानी कह लो कि ये जो हुक्स है ना, अगर तुम 5 प्राइम और 3 प्राइम को देखो तो ये जो 5 प्राइम और 3 प्राइम जो कार्बन है जिसमें फॉस्फेट अटैच है, तो ये फॉस्फेट इटसेल्फ बैकबोन है। ठीक है ना, बैकबोन है। यानी अगर यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होगा 3 प्राइम 5 प्राइम पे, लेटर कोड का क्या, लेटर कोड का रोल नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, चला यहाँ मैं बता ही रहा हूँ कि याद रखना कि यहाँ लेटर कोड हो, लेटर कोड याद रखना। अभी रोल की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ याद रखना अमाइनो एसिड को हम किसी ना किसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लेटर तुम्हें नजर आ रहा है, ए फॉर एलानिन, आर फॉर अर्जिनिन, एन फॉर एस्पेराजिन, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है एस्पेराजिन को। जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करेंगे ना, जब तुम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जाओगे, जब तुम ये टूल्स यूज करोगे तो तुम्हें इंफॉर्मेशन इस तरह से नजर आएगी जिस तरह यहाँ नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा, ये तुम्हें इस तरह स्पेसिफिक जो डिजिग्नेटेड लेटर्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन नजर आएगी। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई ये ऑलरेडी, ये जो लेटर्स हैं ये ऑलरेडी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ बताने का मकसद ये है। अब इंसुलिन का ऑर्डर बेसिकली अमाइनो एसिड का ये रहा, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसका रोल नहीं है बताना। मकसद ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए
कि ये लेटर्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अमाइनो एसिड को, क्योंकि आगे डेटाबेसेस में इंफॉर्मेशन इस तरह लिखी होती है जिस तरह यहाँ लिखी हुई है। ऐसे नहीं लिखी होगी कि एलानिन लिखा हुआ है, गुआनिन लिखा हुआ है, इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं लिखी होगी, इंफॉर्मेशन वैसे लिखी होगी, इसलिए बेसिक्स बताना चाह रहा था। अच्छा अब सर स्क्रीनशॉट लेते रहो, बेटा माइक म्यूट करो। आवाज म्यूट करने बेटा को सवाल करना है तो चैट बॉक्स में या तो हैंड रेज करके कर लो, ठीक है, डायरेक्टली माइक ऑन नहीं करो क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि यहाँ चैट में लिख दो, देन फिर सवाल कर लो, या सवालिस में लिख दो, या सवाल माइक पे करना है तो हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो ये रूल्स को बेटा फॉलो करो जो मैंने बताया शुरू में। अच्छा अब डीएनए के अंदर तुम्हें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली तुम लोगों को पहले से पता है कि हमेशा डीएनए का जो स्ट्रेन होती है वो हमेशा अब एक दूसरे के साथ एक हुक के थ्रू पेयर हो रही होती है, वो 5 प्राइम और 3 प्राइम होता है, यानी एक 5 कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच होता है और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट अटैच हो रहा होता है जो कि बैकबोन बना रहा होता है। ये तरह की कह लो कि ये रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू शुगर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ये रेफरेंस पोजीशन है, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। 5 प्राइम और 3 प्राइम याद रखने वाली बात है क्योंकि बार बार आगे इसका जिक्र होगा। अच्छा एक और बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर याद रखने वाली बात ये है कि ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर कोई जीन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये जीन है, तो तुम्हें याद होगा जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ट्रिप्लिकेट के अंदर क्या होगा, पहले ट्रिप्लिकेट में डिवाइड होगा और देन ट्रांसलेट होगा, ठीक है। यानी ये कोड क्या होगा, एटीजी स्टार्टिंग कोडन हो गया, देन जीजीए ये इसका कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनता होगा, जीटीए का अलग अमाइनो एसिड बनाएगा, फॉर एग्जांपल टीटीटी एलानिन बना रहा है, तो ये तमाम की तमाम हमेशा ट्रिपलेट्स के अंदर जो है ये डिकम्पोज होता है, याद रखना। पहली बात डीएनए का सीक्वेंस जो भी होता है, जो भी जीन का सीक्वेंस होता है वो हमेशा ट्रिपलेट में डिकम्पोज होता है बिफोर ट्रांसलेशन, और जब यही ट्रिपलेट ट्रांसलेट होगा तो इट सीम्स लाइक दिस, फॉर एग्जांपल मेथियोनिन, E for example asparagine, V for example valine, F for, तो अब ये तीन बातें। दूसरी बात, पहली डीएनए सीक्वेंस के अंदर 5 प्राइम 3 प्राइम, और दूसरी बात कि जो डिकम्पोजिशन होती है कोड्स की वो हमेशा ट्रिपलेट में होती है। यानी अब अगर इसको रीड किया जाएगा तो इसको ऐसे रीड किया जाएगा, एटीजी इटसेल्फ एक अमाइनो एसिड है, जीए एक अमाइनो एसिड है, कौन सा अमाइनो एसिड है वो ये रहे नीचे, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स को जो है वो एक पर्टिकुलर लेटर से कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को भी आईयूपैक ने जो बेसिकली इदारा है जो एलिमेंट्स को, केमिकल एलिमेंट्स को कोड फराहम कर रहा होता है, वो बेसिकली उसने न्यूक्लियोटाइड को भी एक सिंगल लेटर कोड दिया हुआ है। ए कैपिटल ए में अगर है तो वो एडेनिन है, कैपिटल सी में अगर है तो वो साइटोसिन है, कैपिटल जी में अगर है तो वो गुआनिन है, और कैपिटल टी में अगर है तो वो क्या है, बेसिकली वो थायमिन है, ठीक है। अगर कोई भी चारों में से कोई एक न्यूक्लियोटाइड है तो अगर एन लिखा हुआ है तो एन एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोटाइड, यानी चारों में से कोई भी एक हो सकता है, ए सी जी टी कोई भी एक हो सकता है, उसे हम क्या लिखेंगे, एन लिखे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड लिखे होते हैं। इसी तरह से अब तुम देखो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थायमिन जो कि बेसिकली दो ग्रुप में हम डिवाइड कर रहे होते हैं, एक को प्यूरिन में डिवाइड कर रहे होते हैं एडेनिन गुआनिन को, और साइटोसिन और थायमिन को पैरामाइडिन में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एडेनिन और गुआनिन है, साइटोसिन और थायमिन है, इनको जनरली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम सिर्फ प्यूरिन की बात करें, अगर आर लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्यूरिन्स की बात हो रही है। अब प्यूरिन में दोनों शामिल हैं, एडेनिन भी हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आर लेटर लिखा हुआ है तो आर लेटर डीएनए में ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि या तो इधर एडेनिन है या इधर गुआनिन है। इसी तरह से जो Y है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है या तो साइटोसिन है या थायमिन है, ठीक है। तो इस तरह से लेटर कोड होते हैं, डीएनए के भी लेटर कोड होते हैं जिस तरह से प्रोटीन के लेटर कोड होते हैं, सही है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा अभी जो मीटिंग है वो 3 मिनट 2 मिनट में खत्म होने वाली है, ठीक है। तो तुम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मैं सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ाना शुरू करता हूँ। ये सीक्वेंस अलाइनमेंट होती क्या है,
सही है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है, मेरे ख्याल में तो बेसिक था, इसमें कोई सवाल नहीं होगा। अभी 10:20 हो रहे हैं, 10:30 पे आ जाओ वापस, 10:30 पे दोबारा क्लास कंटिन्यू करते हैं। सही है, तो फिर हम इसको आगे फर्दर करते हैं। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आगे फिर हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई सवाल अगर यहाँ तक पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे मीटिंग को 10 मिनट्स के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। उस्मान बोलो बेटा, बोलो, माइक ऑन करो, कोई चीज पूछनी तो पूछ लो। कर लो बेटा, माइक ऑन करो उस्मान, हैंड रेस किया था। सर ये सर एन का आप सर बताए, सर एन न्यूक्लियोटाइड एन बेस। कौन सा वाला बेटा, दोबारा बोलना, तुम्हारी आवाज मुझे सर हाँ। सर जो एन लेटर है ना सर। जी 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 जी। अच्छा देखो एन सर लेटर, इसको सर हाँ आप बताएं। एंड देखो बेटा, बेसिकली ये जो तुम्हें लेटर कोड नजर आ रहे हैं ना, ये तमाम के तमाम ये वही है, वैसे ही है जैसे प्रोटीन के लिए होते हैं। ठीक है, सिंगल लेटर कोड है ये। एन से मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। एन का मतलब है चारों में से कोई भी एक हो सकता है, चारों में से। अगर खाली एन लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम्हें, इसका मतलब है यहाँ न्यूक्लियोटाइड कोई भी है, चारों में से एक है, चाहे वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, कोई भी एक हो सकता है। तो खाली एन का मतलब कोई भी हो सकता है। आर का मतलब प्योरिन है, एडेनिन है, अब प्योरिन में कौन सा है, एडेनिन और गुआनिन दोनों हो सकते हैं। इस तरह वाई है, पैरामेडिन है, कोई भी हो सकता है, साइटोसिन और थायमिन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट तुम लोगों को सिर्फ एक गो थ्रू कराने के लिए है, एक्चुअली ये सिर्फ बेसिक बताना था, आगे अलाइनमेंट बतानी है, इसलिए थोड़ा सा बता रहा था। ठीक है, और कोई सवाल किसी ने करना है तो कर लो। अब ये मीटिंग 1 मिनट में खत्म होने